बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। काश्तकार भाइयों, हमारा मकसद है धान की पैदावार को बढ़ाना, और धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुंतकिली से लेकर पहले 40 दिन बहुत अहम होते हैं। आपने धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं इन 40 दिनों में करें। इन 40 दिनों, हाँ एक चीज़ और भी है, ये इन 40 दिनों में आपकी धान की वैरायटीज़ के हिसाब से कुछ दिन कमोबेश मुमकिन है, ठीक है। तो इसके बाद के जो दिन होते हैं वो आपने अपनी फसलों को नुकसानदेह कीड़ों और फंजीसाइड बीमारियों से सिर्फ महफूज रखना होता है। आप पैदावार बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं आपको इन पहले 40 दिनों में ही करना चाहिए। और पैदावार को बढ़ाने के लिए एक ही चीज़ माहिरीन ने भी मुख्तलिफ अल्फाज में इसकी तशरीह की है। एक चीज़ बड़ी अहम होती है और वो पौधे की टिलरिंग होती है। पौधे की शाखों का चिराव होता है जिससे पैदावार ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पौधे की टिलरिंग को ज़्यादा करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। थोड़ा सा बारीकी में जाने की कोशिश करूँगा जिससे मेरा ख्याल में आप समझेंगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। इसमें पहला पॉइंट ये होता है कि आपने पनीरी की मुंतकिली को सही वक्त पे करना है। दूसरा पॉइंट ये होता है खादों की मैनेजमेंट सही और वक्त पे होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है रूट जोन में हमारे पौधे की जड़ों की हिफाजत के लिए इक़दाम। चौथा पॉइंट है जड़ी बूटी मार जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्लमंदी से काम लेना। तो किसान दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पनीरी का सही वक्त पे मुंतकिल करने से मुराद ये है कि 25 से 35 दिन की जो पनीरी होती है ये तकरीबन कच्ची फार्म में होती है और इसमें शाखों के चिराव की खासियत ज़्यादा होती है, टिलरिंग की खासियत ज़्यादा होती है। 40 दिन के बाद की जो पनीरी होती है इसे हम सादा अपनी ज़ुबान में पकड़ौड़ पनीरी कहते हैं। हार्ड हो चुकी या ओवर एज पनीरी होती है। इसमें जो शाखें चीरने की खासियत है वो कम हो जाती है। आप यूं समझ लीजिए कि पौधे में एक ख़ास वक़्त होता है जब वो अपनी टिलरिंग शुरू कर देता है, और वो वक़्त अगर पनीरी की पोजीशन में ही गुज़र जाए या शुरू हो जाए तो वो पौधा अच्छी तरह कारकर्दगी नहीं दिखाता खेत में आके। तो इसलिए उसको उसके सही वक़्त पर ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए। इससे हमारी जो पौधे की टिलरिंग है वो ज़्यादा बढ़ेगी, और टिलरिंग ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारी पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी। एक तो हम अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए ये इक़दाम करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो खादों की मैनेजमेंट के हवाले से। आप लोगों को एक बात मैं बताता चलूँ, आप कागज़ पेंसिल लेकर तखमीना लगा लें। बेशक जो रूटीन में खादें आप डालते हैं मैंने सिर्फ उनको एडजस्ट करवाना है और आपको पहले से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, हमने जो मकसद है हमारा वो टिलरिंग की बढ़ोतरी है। टिलरिंग को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, शाखों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए पौधे की जड़ों की डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। पौधों की जड़ों को लंबा करने के लिए और डेवलप करने के लिए हमने सबसे पहले ये एक खाका अपने ज़हन में रखना है कि कौन कौन सी खादें इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं।
फास्फोरस यानी डीएपी, आप डीएपी को एक्साइड कर दें। अब दूसरे नंबर पे होमिक एसिड, आप होमिक एसिड को भी एक्साइड कर दें। तीसरे नंबर पे कुछ बैक्टीरियाज हैं और इनको भी एक्साइड कर दें। 3 चीज़ें हमारे पास हो गई। अच्छा, आपने अब रूटीन में क्या डालना होता है? 2 बोरी डीएपी, 1 बोरी एमओपी या एसओपी, और इसके अलावा आधी बोरी यूरिया, या कुछ लोग नहीं भी डालते हैं। अच्छा, मैनेज आपने अब कैसे करना है? आपने 2 बोरी डीएपी नहीं डालनी, आपने 1 बोरी के पैसे महफूज कर लेने हैं। यूरिया अगर आपने डालनी है तो 12 केजी से ज़्यादा नहीं डालनी, कन्फर्म 12 केजी से ज़्यादा नहीं डालनी। एमओपी या एसओपी आप 1 बोरी या आधी बोरी भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें अब कुछ पैसे हमारे नाइट्रोजन में महफूज हो गए, कुछ पैसे हमारे 1 बोरी डीएपी की बचत में आ गए। इसमें इजाफा किस चीज़ का करना है? 2 बैग होमिक एसिड, और बैक्टीरिया हमें इस वक्त अवेलेबल होता है रिक्लेमर की फॉर्म में, और उसके अलावा वेस्ट डिकम्पोज़र की शक्ल में। बहरहाल रिक्लेमर इस वक्त के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये 2 चीज़ों का हमने इजाफा करना है। अब क्या हो गया? 1 बोरी डीएपी, आधी बोरी जो है वो एमओपी, 12 केजी यूरिया, इसके साथ 2 बैग होमिक एसिड, 1 गैलन जो है रिक्लेमर की। ये आपकी बेसिक डोज़ है। बेसिक डोज मेरी अक्ल के मुताबिक 1 हफ्ता पहले ट्रांसप्लांट होने से खेत में जानी चाहिए, ताकि हमारे पौधे जब खेत में जाएं तो उन्हें ऑलरेडी फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिशन जो है वो अवेलेबल फॉर्म में मिले, और जो ट्रांसप्लांट की शौक होती है वो ज़्यादा देर ना रहे। चलो, हम ऐसा नहीं करते हैं, हमने कद्दू के अंदर ये जो डोज़ है वो डालनी है, या ट्रांसप्लांट के फौरी बाद डालनी है। ये हमारी फर्स्ट डोज हो गई, जिसे हम बेसिक डोज भी कहते हैं। सेकंड डोज जो है वो हमने 10 से 15 दिन के दरमियान की अरसा में डालनी होती है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो फर्टिगेशन हमने करनी है वो इंतहाई अहम होती है, क्योंकि यहाँ से आपके तकरीबन पौधा स्टेबल हो चुका होता है और यहाँ से आपके टेलरिंग का टाइम शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमने आमतौर पे लोग 1 बोरी यूरिया की डालते हैं, आपने 25 किलो से 32 किलो से ज़्यादा नहीं डालनी। इसके साथ आपने 1 पैकेट जिंक डालना है, जबकि आमतौर पे लोग 2 पैकेट जिंक डालते हैं। इसके साथ इजाफा किस चीज़ का करना है? एक प्रोडक्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल, जिसमें कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज़ है, आयरन है, जिंक है और बोरान है। इस टाइप के तकरीबन 8 से 10 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस थैले में पाए जाते हैं, और ये थैला सुल्तान, ये गालिबन ग्रीन सर्कल ने इसे दिया है। हम सब्जियात पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आपने इजाफी क्या डालना? सुल्तान। अब 25 से 32 केजी आपके पास यूरिया, 1 थैला सुल्तान, 1 थैला जिंक। आपने जिंक भी 1 थैले से ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि सुल्तान में आपको अवेलेबल है उसकी एक ख़ास क्वांटिटी। तो यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो है ना एक अच्छी क्वांटिटी अगर पौधों को अवेलेबल हो जाए तो वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, फूट ज़्यादा लेना शुरू होते हैं। वो खा धान की हो फसल, खा वो किसी भी फसल हो, कोई भी फसल हो, वो एक टिलरिंग लेना शुरू कर देती है फौरी तौर पे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डोज हो गई फर्टिलाइज़र की। इसके बाद आपने थर्ड जो एप्लीकेशन है उसमें भी आपने 25 केजी से ज़्यादा यूरिया नहीं डालनी। 25 केजी से ज़्यादा आपने यूरिया नहीं डालनी, और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे भी 25 केजी से ज़्यादा यूरिया की एप्लीकेशन होती भी नहीं है। ये हम ज़्यादती करते हैं अपनी फसलों के साथ भी। और इसमें भी एक थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बता दूं, कोशिश करें कि अमोनियम सल्फेट डालें, उसमें आपको सल्फ़र की क्वांटिटी भी मिल जाती है
और वो ज़ाया भी नहीं होती है, क्वांटिटी भी पूरी आपको मिल जाती है। और यूरिया मेरे ख़्याल में चारा जात के लिए ज़्यादा मुफीद होती है। अगर अमोनियम सल्फेट ना मिले तो फिर यूरिया ठीक है, आप डाल सकते हैं। तो थर्ड जो एप्लीकेशन है उसमें 25 केजी यूरिया और इसके साथ आप रिक्लेमर की एक और गैलन डाल सकते हैं। तो ये आपका मेरा ख़्याल में 800 तकरीबन 16-1700 रुपये का ख़र्च थर्ड जो एप्लीकेशन है इसमें हो जाएगा। इसके बाद यूरिया को हाथ नहीं लगाना आपने, क्योंकि पेस्ट का टाइम शुरू हो जाता है, सुंडियों का टाइम शुरू हो जाता है। उस वक्त आप यूरिया से हाथ खींच जाएं तो आपकी फसल के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये थी हमारी फर्टिलाइज़र की एक मैनेजमेंट। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है, रूट जोन में ऐसे इक़दाम करना कि पौधों की जड़ें महफूज रहें फंगस से, कीड़े मकोड़ों से। इससे मेरे के मुतालिक भी मैं एक आइडिया दे दूं। जब आपने ट्रांसप्लांट करना है पनीरी को, उस वक्त ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। ट्राइकोडर्मा के मैलूल में पनीरियों के गट्ठे डिप करके उसके बाद ट्रांसप्लांट करें, ज़्यादा मुफीद है। अगर ये प्रोसेस कुछ किसान कर चुके हैं तो उनके लिए बेहतर है कि वो फिर बाद में पानी के साथ ट्राइकोडर्मा को फ्लड कर दें। तो ट्राइकोडर्मा भी अब पाकिस्तान में इजीली मिल रहा है, रूट गार्ड के नाम से भी है। और मेरी नज़र में तकरीबन 2 प्रोडक्ट और भी गुजरे थे जो मुझे अच्छी तरह से अभी याद नहीं है। तो रूट गार्ड 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल होता है। वो इसलिए ज़रूरी है, मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपको बता रहा हूँ कि जब 3 से 5 शाखें आपके पत्तों में निकल आएँ, आप जगह जगह से 2-3 पौधे उखाड़ लें, महफूज तरीके से उनकी जड़ों को वाश करें और मुशाहिदा करें। 40 रूट्स अगर आपके पौधे के साथ हैं तो 10 उसमें ब्राउन हो चुकी हैं और उनको आप उंगली और अंगूठे की मदद से इस तरीके से अगर दबाएंगे तो वो पतरी की तरह प्रेस हो जाती है, उनमें किसी किस्म का कोई रॉड नहीं होता है। इसका मतलब ये होती है कि आपके पौधे में ये जड़ें खुराक हासिल करने का ज़रिया नहीं है। इस वक्त फर्टिलाइज़र आपके खेत में वाफर मौजूद है, लेकिन पौधा उन्हें मखसूस मिकदार में हासिल करने पर मजबूर है, क्योंकि उसकी जड़ें डैमेज हैं। काश्तकार भाइयों, एक बच्चे का अगर आमतौर पे गर्मियों में बच्चों के मुंह में छाले निकल आते हैं तो वो दूध अच्छी तरह से नहीं पी सकता है, डेड नहीं हो जाता वो, लेकिन कमज़ोर हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमारी जो फसल है वो उनके मुंह होते हैं, उनकी जड़ें, वो ज़रिया खुराक हासिल करने का। जब वो डैमेज होती हैं तो पौधे मर नहीं जाते हैं लेकिन कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन की क्वांटिटी पूरी तरह से नहीं ले पा रहे होते हैं। इसलिए टिलरिंग को डेवलप करने के लिए रूट्स की हिफाजत करना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, चौथा जो पॉइंट है हमारे पास, वो जड़ी बूटियों की जो मैनेजमेंट है उसमें अक्लमंदी का ज़ाहिर करना होता है। हम आम तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा लालच कर लेते हैं और हल्की मयार की जो अद्वियात हैं उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं, जो प्रेशर देती हैं हमारी फसलों के ऊपर, स्ट्रेस देती हैं। हमें उनसे गुरेज करना चाहिए, हमें अच्छी वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। आगे जाके आप दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, कम करें, लो ग्रेड में करें, लेकिन इस वक्त जो स्टेज होती है जड़ी बूटियों को कवर करने की, यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आप लालच ना करें, अच्छी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधे जो हैं वो प्रेशर से निकलेंगे, दबाव से निकलेंगे। और अगर पौधे दबाव में हों तो याद रखिएगा कि उनकी टिलरिंग मुतासर हो जाती है। तो वैरायटीज़ के हिसाब से ये 40 दिन कम बेश हो सकते हैं, और कुछ टिलरिंग अच्छी वैरायटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। कुछ वैरायटीज़ में ज़्यादा टिलरिंग की खासियत होती है, कुछ वैरायटीज़ में कम टिलरिंग की खासियत होती है। बहरकैफ ये एक फार्मूला है फर्टिलाइज़र का, वक्त पे पनीरी को मुंतकिल करने का
और रूट ज़ोन की हिफाजत करने का और अच्छी वीडिसाइड इस्तेमाल करने का एक फ़ार्मूला है जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप 40 से 50% तक भी फ़र्क पालेंगे अपनी फ़सल की पैदावार में। और आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप मेरे मशवरे पे अमल करके अपनी फ़सलों पर रिज़ल्ट देखें, बराए मेहरबानी मुझे कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताइएगा, इससे हमें खुशी होती है। और अगर हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे अपने दोस्तों तक, दूसरे किसानों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुँचें, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद 40 दिन के बाद का जो प्रोसेस होता है जिसमें आपने फंगल बीमारियों और नुकसानदेह कीड़ों से हिफाजत करनी होती है अपनी फसल की,